2025 चाहे वो वॉर को लेकर हो, चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर को लेकर हो, हमने हर तरह के दौर देखे। चाहे वो एरोप्लेन क्रैशेस की हो, मतलब तमाम तरह के डिज़ास्टर भारत ने देखे हैं और दुनिया ने भी देखे। लेकिन 2025 जैसा भी रहा, अच्छा बुरा वो बीत रहा है। अब आने वाला 2026 सबके लिए एक नई उम्मीद, नई ऊर्जा के साथ आ रहा है। सब यही सोच रहे हैं कि हम पैसे कहाँ लगाएं। 2025 पैसे बनाने वाला वो कौन सा मजबूत सेक्टर होगा। अभी तक हमने देखा टेक्नोलॉजी, रियल इस्टेट, ये तमाम जो सेक्टर्स थे वो मजबूती से, जहाँ पर लोगों ने पैसे दिए, पैसे लगाए, उसने उससे ज़्यादा रिटर्न उनको दिया है। तो 2026 इन्वेस्टमेंट के पर्पस से कैसा रहेगा? आप सब लोग सोच रहे होंगे, जो लोग रिटायर हुए हैं, जिनको बल्क में पैसा मिलता है, वो लोग सोच रहे होंगे, जो यंगस्टर्स हैं वो कब पैसा लगाएं, जो थोड़े उम्र दराज हैं उनको अगर इन्वेस्ट करना है तो वो किस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। तो 2026 आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके पैसे के लिए कहाँ ज़्यादा मजबूत होगा, आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और इस पॉडकास्ट पे बात करेंगे। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट हैं अनुज गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। 2025 चलिए जैसे बीता, उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा जैसे भी गया, लेकिन 2026 नई उम्मीद, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ और नए इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट, नई सोच के साथ आ रहा है, नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ आ रहा है, एआई की तरफ हम मूव ऑन कर रहे हैं। तो 2026 इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए कौन सा सेक्टर सबसे मजबूत रहने वाला है? देखिए 2026 में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जो एआई सेक्टर है वो यहाँ पर हमें अच्छा लगता है, क्योंकि भारत जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, हालांकि थोड़ा स्लो है, मगर जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम एआई के लेवल पर हम इंक्रीज़ होते हुए दिखाई देंगे। साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो मेटल सेक्टर में यहाँ पर अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है। जिस तरह हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ कर रहा है, तो हमें लगता है कि मेटल सेक्टर में अच्छा खासा ग्रो आपको देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि 2026 बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हम 2025 से शिफ्ट हो रहे हैं, हमने बहुत सारे डिजास्टर देखे हैं, बहुत सारी लर्निंग हमने देखी है 2025 में। तो वो लर्निंग के साथ जब हम 2026 में जा रहे हैं तो यहाँ पर हम बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे लेके जा रहे हैं जहाँ पर हम ओवरकम कर सकते हैं और जहाँ पर हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि भारत किस लेवल पर खड़ा हुआ है और किस लेवल पर हम यहाँ पर अब दुनिया को सर्व करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि 2026 में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अथा रहेंगी, चाहे वो आप इक्विटी की बात करें, चाहे आप उसमें गोल्ड सिल्वर की बात करें या आप टेक्नोलॉजी की बात करें। अब क्योंकि हम शुरू करते कहते हैं कि आने वाला युवा ही देश के पिलर होता है, तो युवा से अगर मान लीजिए किसी की 18 या 20 साल या 25 साल उम्र है, अंडर 30 अगर एज है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्योंकि उसके पास उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है, एक्सपीरियंस कम है, लेकिन वो सोच रहा है कि उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है ताकि उसकी लाइफ, उसकी फैमिली की लाइफ सिक्योर रहे। देखिए यहाँ पर एज पे बहुत डिपेंड करता है आपका इन्वेस्टमेंट का, आपका किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना, आपका रिस्क बहुत डिपेंड करता है। जनरली हम देखते हैं कि जो छोटी एज का इन्वेस्टर होता है, चाहे वो 20 साल का हो, 18 साल का हो, उसकी रिस्क लेने की एपेटाइट बहुत ज़्यादा होती है। जब हम बात करते हैं 40 साल के, तो उसकी एज, उसकी रिस्क कैपेसिटी कम हो जाती है। 60 साल के वाले की जो रिस्क एपेटाइट है वो और कम हो जाती है। तो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला है, आप 100 माइनस योर एज कर लीजिए, जितना अमाउंट निकलेगा उतना आप इक्विटी में डालिए, क्योंकि इक्विटी को हम हाइयर रिस्क प्रोडक्ट मानते हैं और हाइयर रिटर्न का प्रोडक्ट मानते हैं। उसके अलावा जो अमाउंट बचता है वो आप डेट में लगा सकते हैं। मींस अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है तो 18 साल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको करीबन 80% के आसपास अपना अमाउंट इक्विटी मार्केट में लगाना चाहिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से लगाए, चाहे वो डायरेक्ट इक्विटी के माध्यम से लगाए, या वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे। प्लस जो बाकी 20% बचता है उसको अपना गोल्ड सिल्वर में लगाना चाहिए या उसको अपनी एफडी या ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में लगाना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें 60 साल के व्यक्ति की, तो 60 साल के व्यक्ति के लिए रिस्क एपेटाइट लेना उतना अच्छा नहीं रहता, तो इसलिए वहाँ पर 40% इक्विटी में आप लगा सकते हैं या 40% को आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। बट जो 60% है उसको आप अपने ऐसे प्रोडक्ट में डालें जहाँ पर आपको गारंटी रिटर्न मिलता हो, जैसे डेट प्रोडक्ट्स में आप गवर्नमेंट स्कीम्स में लगा सकते हैं, आप गोल्ड सिल्वर में लगा सकते हैं, या आप सिक्योर बॉन्ड में लगा सकते हैं, जहाँ पर आपको एक रिटर्न जो है, एक डिफाइंड रिटर्न मिलता है जो कि आपके लिए अच्छा होता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बेसिकली एज के साथ शिफ्ट होता है। जितनी कम एज होती है उतना रिस्क लेने का एपेटाइट ज़्यादा होता है, और जितनी एज ज़्यादा होती है उतनी रिस्क लेने का एपेटाइट कम होता जाता है। अच्छा, बहुत सारी इसमें ही कन्फ्यूज़न मैंने देखा है आम इंसान को होती है कि उनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कि उनको शेयर मार्केट में पैसे लगाने हैं, कि उनको गोल्ड सिल्वर में लगाना है, कि उनको फिक्स डिपॉजिट करना है, या उनको पोस्ट ऑफिस में जमा करना है, एलआईसी में जमा करना है। तो करना पहले तो यही ब्रांच क्लियर हो कि उनका कन्फ्यूज़न। देखिए अगर आप स्टॉक मार्केट को समझते हैं और आप स्टॉक मार्केट को मैनेज कर सकते हैं, या उसमें इन्वेस्टमेंट को, आप अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में जाना चाहिए। क्योंकि इक्विटी मार्केट में आप जो एनएससी या एक्सचेंज ऑथराइज ब्रोकर हैं उनके थ्रू आप अकाउंट ओपन करके जा सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपको इक्विटी मार्केट समझ नहीं आती है, बट आपको इन्वेस्टमेंट करना है इक्विटी मार्केट में, तो म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आप उनके थ्रू
इक्विटी मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो आपका फंड इनडायरेक्टली इक्विटी मार्केट में लगाते हैं और उसको मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर दो बातें क्लियर हैं, अगर आप खुद अपना फंड मैनेज कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट इक्विटी में जा सकते हैं, आप एक स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं। अगर आप अपना फंड मैनेज नहीं कर सकते तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी जो फंड मैनेजर्स होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, वो आपके फंड को मैनेज करते हैं और वो भी पैसा इक्विटी मार्केट में लगाते हैं। अब बात आती है कि LIC की, अगर आपके पास LIC ज़रूर होना चाहिए। LIC जो है एक रिस्क का प्रोडक्ट है, आपकी लाइफ को रिस्क को मेंटेन करने के लिए LIC को या लाइफ इंश्योरेंस ली जाती है। तो मुझे लगता है कि हर एक इंडिविजुअल को LIC ज़रूर लेना चाहिए। कोई भी अनसर्टेनिटी होती है तो आपके परिवार को संभालने के लिए फिर LIC या लाइफ इंश्योरेंस जो होती है वो यहाँ पर मैनेज करती है। तीसरा आता है कि आपको बैंक FD करना चाहिए या आपको पोस्ट ऑफिस में पैसा डालना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि FD और बैंक पोस्ट ऑफिस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके लिए इमरजेंसी फंड के तौर पे काम करता है, कि मीन्स आपको कभी रिक्वायरमेंट पड़ गई तो आप अपनी FD ब्रेक करके फंड यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आदमी को अपनी FD या पोस्ट ऑफिस में पैसा रखना चाहिए, उतना रखना चाहिए जितना उसको लगता है कि उसको इमरजेंसी में यूज़ हो सकता है। एज़ पर द कुछ स्टडीज़ हमने देखी हैं जिसमें ये कहा गया कि पर अगर आदमी कैपेबल है तो उसको पर आदमी के हिसाब से 10 लाख रुपए FD में रखना चाहिए। अगर मान लीजिए घर में 5 लोग हैं तो वो 50 लाख तक FD में रख सकता है, क्योंकि वहाँ पर उसको अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो उसको यूज़ कर सकता है। तो मुझे लगता है कि FD में ज़्यादा रखने का लॉजिक नहीं है, क्योंकि FD में कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है वो बीट नहीं हो पाता है। अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो स्टॉक मार्केट में पैसा डालिए, जहाँ पर हाइयर रिस्क के साथ हाइयर रिटर्न भी मिलता है। वहाँ पर हमने रिटर्न बहुत अच्छे आते हुए देखे हैं। इन सब के साथ गोल्ड सिल्वर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अनसर्टेनिटी के टाइम पे काम आता है। तो हमारा मानना है कि टोटल पोर्टफोलियो का 15 से 20% आपको अपने गोल्ड सिल्वर में डालना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं पर भी कुछ भी खराब होगा तो गोल्ड सिल्वर आपको रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। तो गोल्ड को सिल्वर को एज अ हेज प्रोडक्ट के तौर पर अपने पोर्टफोलियो में 15 से 20% रखना चाहिए। अच्छा, अब क्योंकि एज की अभी हम लोगों ने बात की थी, तो अगर कोई, मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा, भी कोई रिटायर हुआ है और उसे लार्ज अमाउंट में उसे पैसा मिला हुआ है, उसे इन्वेस्ट करना हो एट द एज ऑफ 60, ही इज़ नॉट पॉसिबल और शी इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक दैट मच ऑफ रिस्क, तो उस केस में क्या करेंगे? देखिए, उस रिस्क के लिए मुझे लगता है कि उनको म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो फंड मैनेजर्स होते हैं, जो रेगुलेटेड फंड मैनेजर्स होते हैं, वो पूरे तरीके से फंड मैनेज करते हैं और उसके ऊपर सेबी की नज़र रहती है। तो आप इधर उधर पैसा ना डालें, क्योंकि आप इक्विटी मार्केट भी उस टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, और एक जो एलिजिबल जो फंड मैनेजर है या जो बिल्कुल एकदम रिप्यूटेड फंड मैनेजर है वो आपके फंड को मैनेज करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी के पास एक मुश्त पैसा डालना है तो उसको म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, या ETF के अंदर वो डाल सकते हैं, या गोल्ड सिल्वर में पैसा डाल सकते हैं, जहाँ पर जो फंड मैनेजर्स हैं वो उनके फंड को मैनेज करते हैं तरीके से। अब क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर किसी को इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो वो कैसे इन्वेस्ट करेगा? किसकी तरफ वो जाए? एलन मस्क की तरफ जाए या किधर जाए? देखिए, अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत सारे अब सेबी के अंडर में ग्लोबल इन्वेस्टिंग का प्लेटफॉर्म चालू हो गया है, जहाँ पर आप सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास ग्लोबल इन्वेस्टिंग के थ्रू कुछ स्क्रिप्ट्स में पैसा लगा सकते हैं, जिसमें अल्टीमेट करीबन 40-50 ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें आप इंटरनेशनली पैसा लगा सकते हैं। मीन्स आपको एप्पल में लगाना है, अमेजॉन में लगाना है, टेस्ला में लगाना है। तो ऐसे बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेबी के अंदर ही रजिस्टर्ड जो ब्रोकर होते हैं उन्हीं से कनेक्ट करना पड़ेगा, और वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो मीन्स कि अगर आपको ग्लोबल इन्वेस्टिंग करनी है इंडिया में बैठ के, तो आप एक तो ग्लोबल इन्वेस्टिंग के थ्रू स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं, प्लस बहुत सारे ऐसे ETF हैं, ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या उनके ऐसे फंड्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो आप उन फंड्स के थ्रू भी इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन सकते हैं। अच्छा, 2025, 2024, 2024, 2025 और 2023, 2024, 2025 किन सेक्टर्स ने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हैं? और आने वाला 26, आपने क्योंकि कहा कि AI मतलब टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा पैसा रिटर्न देगी, तो हम इन तीनों साल के मार्केट के बेसिस पे 2026 में 2-3 मार्केट कौन से ऐसे अच्छे होंगे सेक्टर्स जो सबसे अच्छा पैसा देंगे? देखिए, कंजम्पशन बेस्ड जो इकोनॉमी होती है उसमें मुझे लगता है कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स आपको अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं, या कंजम्पशन बेस्ड सेक्टर आपको अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मेटल सेक्टर है, क्योंकि कंजम्पशन बेस्ड है, डिमांड बढ़ रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो आपके वहाँ पे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ऑटो सेक्टर की बात करें तो लोग जनरली नई गाड़ियाँ परचेज करते हैं, डिमांड बहुत बढ़ती है, वहाँ पर आपको अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है। प्लस AI
हर कोई एआई की तरफ जा रहा है, हर कोई टेक्नोलॉजी से भी हो रहा है, तो एआई की जो डिमांड है वो यहाँ पर अच्छा रोल प्ले कर रही है। तो चिप बेस या एआई बेस्ड जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा मानना है कि 2026 में भी ये 3 सेक्टर में आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने पड़ेगा। मीन्स आप अगर कंजम्पशन बेस्ड थ्योरी निकालते हैं तो जो सेक्टर कंजम्पशन बेस्ड हैं वहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। व्हाट अबाउट रियल एस्टेट एंड मेडिकल सेक्टर? देखिए मेडिकल सेक्टर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्ट्रा हम इसको मानते हैं, Okay. क्योंकि मेडिकल सेक्टर में उतना ज़्यादा रिटर्न हम देखते नहीं है। कोई ठीक है। मेडिकल सेक्टर में क्या होता है, कोई अनसर्टेनिटी तभी मेडिकल सेक्टर की रिक्वायरमेंट होती ठीक है। है। रियल इस्टेट में क्योंकि अब बहुत सारे एसेट क्लास ओपन हो गए हैं, हाँ, लोग इक्विटी में चले गए हैं या लोग गोल्ड सिल्वर में आ गए हैं, तो एसेट रियल इस्टेट में उतना चार्म नहीं लगता है, क्योंकि रियल इस्टेट की टिकट साइज बहुत बड़ा है। मीन्स आपको कम से कम मिनिमम 1 करोड़ रुपए चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। Investment बट आप इसके अलावा बाकी सेक्टर्स में बहुत छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि रियल इस्टेट में पॉसिबल नहीं है। हालांकि रियल इस्टेट एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, अगर आप 10-15 साल के व्यू देख के चल रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं या 1 साल की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन बेस्ड जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो 2000 बीतने वाला 25 आपको क्या रिटर्न देके गया है वो तो जहन में रखिए, लेकिन मार्केट के बेसिस पे 2026 कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा पैसे बना के आपको देगा, इस पॉडकास्ट में आज हमने उस पर बात की है, जो आपके और आपसे जुड़े लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉडकास्ट को देखिए भी और लोगों के साथ शेयर भी करिए। बहुत बहुत थैंक यू सर हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और इतने डिटेल से बात करने के लिए, समझाने के लिए। साथ ही इस पॉडकास्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।